हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी द इंजीनियर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन देखेंगे प्रकाश संबंधित घटनाओं के अंदर प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट यानी प्रकाश और रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। ये मैंने आपके सामने एक सतह बनाई। इस सतह को बोलते हैं अपारदर्शी सतह। अपारदर्शी सतह वह सतह होती है जिसके आर पार देखा ना जा सके, यानी कोई भी चीज़ इसके आर पार दिखाई नहीं देगी। तो ये मैंने आपके सामने एक सतह बना दी जो कैसी है? अपारदर्शी। इसी अपारदर्शी सतह को आगे भविष्य में जाके अपन दर्पण के नाम से जानेंगे। दोस्तों, दर्पण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिरर। क्लियर? इस मिरर के ऊपर मैंने बनाया एक लंब। क्या बनाया? लंब। अभी बनाया या पहले का है? अभी बनाया। तो यदि अपन अभी एक लंब बनाएंगे, कब बनाएंगे? अभी। क्या बनाया? लंब। तो इसे नाम दे दिया मैंने अभिलंब। क्लियर दोस्तों? अब यदि इस अभिलंब पर जब सूर्य का प्रकाश डाला जाता है, क्लियर, तो यह किरण वापिस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? ये कैसा प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का कैसा प्रकाश? श्वेत प्रकाश, जो कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से। जो किरण आती है इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण जाती है इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। आपतित किरण के द्वारा बनने वाला जो कोण होता है इसे बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण परावर्तित कोण। यानी यहां पर जो आई है इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण, और आर को बोलेंगे रिफ्लेक्शन एंगल यानी परावर्तन कोण या परावर्तित कोण। आपतित और परावर्तित, इस तरह से कर लो, आपतित कोण और परावर्तित कोण। क्लियर दोस्तों? देखो क्या कहती है डेफिनेशन। जब सूर्य का प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है तो वह वापिस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आया था। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता तो घटना क्या होती? अपवर्तन। आर पार चला जाए तो अपवर्तन, और परे भगा दे तो परावर्तन। यानी प्रकाश को परे परे यानी दूर भगा देगा तो घटना क्या होगी? परावर्तन। और यदि आर पार निकल जाए, कैसे क्या निकल जाए? आर पार, तो घटना क्या होगी? अपवर्तन। क्लियर दोस्तों? ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा, घटना अपवर्तन होती है। लेकिन यदि प्रकाश वापिस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वो आया था तो घटना क्या होगी? परावर्तन। क्लियर? परिभाषा क्या बनी भाई? डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन हुई जब सूर्य का प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है तो वह वापिस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया था। जिस माध्यम से वह आया था। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। क्लियर दोस्तों? एक बार समझते हैं फिर दोबारा से। मैंने कहा जब सूर्य का प्रकाश किसी अपारदर्शी सतह से टकराता है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया था। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तित किरण के लिए पहला जो कोण बनता है आई, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। क्लियर दोस्तों? ये कोण आपतन कोण, ये कोण परावर्तन कोण, ये किरण आपतित किरण, ये किरण परावर्तित किरण। क्लियर? अब देखते हैं आगे। परावर्तन के लिए एक नियम होता है, परावर्तन के नियम। परावर्तन ऐसे ही नहीं होगा, परावर्तन के लिए एक नियम की जरूरत पड़ती है। वो नियम क्या होते हैं? पहला नियम है कि आपतन कोण या आपतित किरण, पहली किरण कौन सी? आपतित किरण। दूसरी कौन सी? परावर्तित किरण। वह अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए, तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। कैसे? ये कौन सी सतह? अपारदर्शी सतह। ये क्या हो गया? अभिलंब। ये कौन सी किरण? आपतित किरण। ये कौन सी? परावर्तित। ये किरण आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तीनों एक ही बिंदु पर है या नहीं है? है भाई। तो है, तो पहला नियम क्या है? संतुष्ट है। क्लियर दोस्तों? तो पहला नियम क्या है अपना? सक्सेस हो गया भाई। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण यानी आपतन कोण कौन सा है? आई का मान परावर्तित या परावर्तन कोण कौन सा? आर के बराबर होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए। मतलब आई बराबर हो क्या? आर। आई बराबर क्या हो? आर हो। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो परावर्तन के नियम कितने हो गए? 2। पहला अपन ने बताया बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। है या नहीं है? है। तो पहला नियम सक्सेस। दूसरा क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। है दोनों कोण बराबर? नहीं है। है। तो दूसरा नियम भी क्या है? सक्सेस है। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं। परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जो अपनी परावर्तन की घटना है, इस परावर्तन की घटना के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो कुछ नोट पॉइंट दोस्तों जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है परावर्तन के कारण ही, किसके कारण? परावर्तन। परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब क्या है भाई? जैसे सपोज करो मेरी शर्ट का रंग कैसा दिख रहा है आपको? लाल। मीन्स किसके कारण दिखाई दे रहा है? परावर्तन के कारण। लेकिन आपसे एग्जाम में मेरी शर्ट का रंग नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन को किस तरह से पूछता है वो देखो। एक फेमस क्वेश्चन है दोस्तों रेलवे का, वो कहता है कि पेड़ की पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है, हरे रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्यों दिखाई देती है हरे रंग की? क्योंकि वे हरे रंग को
क्योंकि वे हरे रंग को परावर्तित करती है, क्योंकि वे हरे रंग को परावर्तित करती है। अर्थात जो जिस रंग को परावर्तित करती है वे उसी रंग की दिखाई देती है। क्लियर दोस्तों? परावर्तन के सिद्धांत पर एक सिस्टम काम करता है, उसे बोलते हैं दर्पण। अर्थात दर्पण भी परावर्तन की घटना पर ही आधारित होते हैं। दर्पण भी परावर्तन की घटना पर ही आधारित होते हैं। यह दर्पण भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। दो फेमस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है, अर्थात जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है उसी रंग की दिखाई देती है। बेटा ये मार्कर का जो कैप है कैसे रंग का दिखाई दे रहा है? ब्लैक। क्यों? क्योंकि काले रंग को परावर्तित कर रहा है। ये कैसा दिखाई दे रहा है? व्हाइट। क्यों? क्योंकि व्हाइट रंग को परावर्तित कर रहा है। ये कैसा दिखाई दे रहा है? लाल। क्यों? क्योंकि ये लाल रंग को परावर्तित करता है। अर्थात जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है उसी रंग की दिखाई देती है। क्लियर? अब इसके बाद में दूसरा मैंने बताया कि दर्पण जो है वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, किस घटना पर आधारित होते हैं, किस बेसिस पर वर्क करते हैं। तो ये वर्क करते हैं बेटा किस घटना पर? परावर्तन की घटना पर। क्लियर? तो दर्पण भी परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। क्लियर? अब ये जो दर्पण है ये कितने प्रकार के होते हैं? जिन बच्चों को नोट करना है वो नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना। इनके जो नोट्स हैं वो मैं आपको नीचे लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो। मैंने कहा कि दर्पण जो होते हैं ये परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। तो दर्पण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिरर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? मिरर। दर्पण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समतल दर्पण और दूसरे होते हैं गोलीय दर्पण। पहला कौन सा है? समतल। समतल को बोलते हैं फ्लैट मिरर। क्लियर? मिरर का जो टॉपिक है वो मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा। यहाँ पर परावर्तन की घटना आ गया, इसी कारण यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना पड़ रहा है। तो दर्पण दो तरह के हैं, एक तो गोलीय दर्पण और दूसरे समतल दर्पण। गोलीय दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। किसी गोले के कटे हुए जो दो भाग होते हैं, जैसे सपोज करो ये कोई गोला है, इस गोले को यदि बीचों बीच से काट दिया जाए। क्लियर? एक को अंदर से पॉलिश करेंगे और एक को बाहर से पॉलिश करेंगे, तो जो पॉलिश करने के बाद में जो बनकर आते हैं इन्हीं को बोलते हैं दर्पण। कैसे होगी पॉलिश? तो देखो बेटा, किसी गोले के कटे हुए दो भाग कैसे हो सकते हैं? सपोज करो कि कोई बोतल है तुम्हारी। क्लियर? कोई बोतल है, जैसे हमारी इंक की डब्बी है। इस डब्बी को यदि मैं यहां से कट करता हूं इस पॉइंट पर से, क्लियर है, एक कट कर लिया यहां से, ये कट हो गया। फिर इसको इतने हिस्से को पकड़कर मैंने निकाल लिया बाहर। जैसे सपोज करो ये आपको इस तरह का हिस्सा है, ये हिस्सा है आपके सामने। क्लियर? इस हिस्से को बीच में से काट लो, ये तो एक हिस्सा इधर का हो गया और एक हिस्सा इधर का हो गया, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा। क्लियर? तो ये जो पार्ट बनते हैं, ये जो भाग बनते हैं, इनको कहते हैं अपने गोलीय दर्पण। क्लियर? तो किसी भी गोले के कटे हुए जो दो भाग होते हैं उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। एक मैंने बनाया बेटा इस प्रकार का, एक मैंने बनाया आपका इस प्रकार का, और एक मैंने आपका बनाया इस प्रकार का। यानी एक में पॉलिश है अंदर से और दूसरे में पॉलिश कहां से है? बाहर से। ठीक है, ये मैंने पॉलिश कर दी। इसमें पॉलिश कहां करी है? अंदर करी है। क्लियर? अब ये जो उभरा हुआ जो हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा? उभरा हुआ। तो उभरा हुआ जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। क्लियर? ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है, अंदर वाला, इसे बोलते हैं अवतल। अंदर वाला अवतल और उभरा वाला उत्तल। क्लियर? अवतल जो होता है इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन कैव। क्या बोलते हैं? कॉन कैव। और इसे बोलते हैं
कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। इसका एक नाम और है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसे बोलते हैं उन्नोत्तर। उन्नोत्तर। और इसे बोलते हैं अपना नतोदर। क्या बोलते हैं? नतोदर। क्लियर दोस्तों? तो बताओ भाई, किसी भी गोले के कटे हुए जो दो भाग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक तो उत्तल, दूसरा अवतल। ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है, अंदर वाले को बोलते हैं अवतल। अंदर वाले को क्या बोलते हैं? अवतल। और ये बन रही है गुफा। क्या बन रही है? गुफा। और अपन जानते हैं कैव का मतलब क्या होता है? कैव का मतलब होता है सर गुफा। तो ये क्या बन रही है? गुफा। कैसी? कौन कैव। कौन कैव। कौन कैव। अंदर वाला अवतल, कौन कैव। और ये बन क्या रहा है? नाग। क्या बन रहा है बेटा? नाग। तो इसी कारण इसे बोलते हैं नतोदर। क्या बोल दिया? नतोदर दर्पण। क्लियर? कौन कैव मिरर, अवतल दर्पण। यहां पर उभरा हुआ जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर, यानी उन्नोत्तर, यानी उन्नोत्तर। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से एक को तो अपन अंदर से नापेंगे और एक को बाहर से। जिधर पॉलिश कर दी, पॉलिश का मतलब रंग कर दिया बेटा, बुरिश ली और बुरिश से रंग कर दिया, एशियन पेंट का रंग कर दिया। अब देखो, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला। सपोज करो कोई कमरा है, कमरे को एक तो अपन अंदर से अंदर नापेंगे, एक बाहर से बाहर नापेंगे। कौन सा ज्यादा आएगा? बाहर से बाहर वाला। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा ज्यादा आ रहा है, इसका मीन्स कमरा बाहर से बड़ा आएगा। तो उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण है ना, तो इसमें ही देख लेते हैं उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर से नपता है, अधिक होता है। इसी कारण उत्तल दर्पण का प्रयोग, इसी कारण उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के साइड मिरर में जो साइड मिरर होता है उसमें ड्राइवर के सामने वाले कांच में, ड्राइवर के सामने वाले कांच में किया जाता है, किया जाता है। यहां पर याद रख लेना दोस्तों, जहां पर तुमको फोकस को छोटा करना है, जहां पर आपको फोकस को क्या करना है? छोटा करना है, वहां पर तो कौन सा दर्पण काम में लोगे? उत्तल दर्पण। और जहां फोकस को बड़ा करना है वहां कौन सा लोगे? अवतल दर्पण। क्लियर? सॉरी, जहां पर आपको किसी भी चीज को बड़ा करके देखना है, यानी लाइट को फैलाना है, तो लाइट को जहां पर फैलाना है वहां पर तो उत्तल दर्पण काम में आएगा। जहां लाइट को कम करना है वहां क्या आएगा? अवतल दर्पण। क्लियर भाई? क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर? इसी तरह से अगला आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का सेम वही कंसेप्ट बेटा, नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ में दे दूंगा, यहां पर मैं केवल उदाहरणों की बात कर रहा हूं। वो अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कम होता है, इसी कारण इसका प्रयोग सर्च लाइट जो होती है ना, बॉर्डर पे लगी रहती है, जो लाइट एक हेलोजन से चलता रहता है इस तरह का, उसे बोलते हैं सर्च लाइट। सर्च लाइट के बाद में गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट, अपने जो गाड़ी होती है इनकी हेडलाइट होती है ना भाई, फ्रंट की लाइट, ये क्या करती है? फैलाती है, सुकड़ाती है साहब। अगर वो हेडलाइट इस तरह का जो होता है ना, ये डब्बा सा, ये इसमें लगा होता है बल्ब और ये होता है कांच, तो इसे तो बोल दिया कांच। ये वाला जो होता है जिस पे चमकदार पॉलिश होती है इस पे, तो ये कैसा है? अवतल। तो कौन सा आ गया? अवतल। इसे बोल दिया। अंदर वाला हिस्सा है ना भाई, तो अंदर वाला कौन सा है बेटा? अवतल है। तो अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कम होता है, इसी कारण इसका प्रयोग सर्च लाइट, गाड़ियों की हेडलाइट तथा सोलर कुकर आदि में किया जाता है। क्लियर दोस्तों? इन फील्डों में इनका प्रयोग करते हैं।
अगला जो है वो बच गया तुम्हारा कौन सा, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो है, इन समतल दर्पणों से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे भाई निकल के। तो समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण में यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना है, समतल दर्पण में किसी वस्तु को क्या देखना है, प्रतिबिंब देखना है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना है, तो वस्तु की लंबाई या दर्पण की लंबाई, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई के, वस्तु की लंबाई के कम से कम आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। मैंने कहा दोस्तों, किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब किस में देखना है, समतल दर्पण में। यदि किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, कम से कम आधी होनी चाहिए। सपोज करो आदमी है 6 फीट का, तो दर्पण कितना होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए भाई, इतनी तो होना चाहिए अंतर। क्लियर। तो 50% का गैप होना चाहिए, तभी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्लियर। इसके बाद में समतल दर्पण पर कुछ और क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। सपोज करो यदि कोई आपसे पूछे कि समतल दर्पण है अपना, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण, तो समतल कम दर्पण में आपतित किरण को नियत रखते हुए, कौन से दर्पण में, समतल दर्पण में आपतित किरण को नियत रखते हुए यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण कितना हो जाता है। इसी सतह को बोलते हैं अपना दर्पण। क्लियर। ये मैंने क्या बनाया, अभिलंब, आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। क्लियर। यदि आपतित किरण के द्वारा, और ये हो गई बेटा परावर्तित किरण, ये कौन सी हो गई, आपतित किरण। यदि आपतित किरण के द्वारा कोण बन रहा है कितना, थीटा, तो परावर्तित भी कितने पर होगी भाई, जितने पे आ रही है उतने पे ही जाएगी। तो आपतन कोण का मान थीटा है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना, थीटा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है। रेलवे की भर्तियों में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि यदि आपतित किरण को फिक्स रखूं थीटा और परावर्तित किरण कितनी होगी, कब, जब दर्पण को और थीटा कोण पर घुमा दिया जाए। अब मुझे बताओ बेटा, एक थीटा ये और एक थीटा ये, कितने थीटा हो गए, 2। आपतित किरण का कोण कितना, 2 थीटा, तो परावर्तित का कितना होगा, 2 थीटा। क्लियर, समझ में आया। अगर नहीं आया तो समझो इसको एक क्वेश्चन के द्वारा। हाल ही में रेलवे JN के अंदर क्वेश्चन आया था, यदि आपतित किरण, यदि आपतित किरण 2 डिग्री पर हो तो परावर्तित किरण के द्वारा, परावर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण कितना होगा, कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 डिग्री, बी 4 डिग्री, सी 8 डिग्री, डी 10 डिग्री। यदि आपतित किरण 2 थीटा पर, 2 डिग्री पर या 2 थीटा पर, ठीक है दोस्तों, डिग्री की जगह क्या कर दिया मैंने, थीटा कर दिया। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था सेम वही लैंग्वेज हो गई। यदि आपतित किरण 2 थीटा पर हो तो परावर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण कितना होगा। याद करो परावर्तन का पहला नियम, आपतित कोण का मान परावर्तित कोण के मान के बराबर होना चाहिए। तो आपतन कोण कितना, 2, तो परावर्तन भी कितना होगा, 2। क्लियर। लेकिन ये क्वेश्चन रेलवे वाला नहीं है। तो वो क्वेश्चन क्या था, कह रहा है आपतित किरण 2 थीटा पर हो तो परावर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण कितना होगा, जब दर्पण को 2 थीटा पर
घुमा दिया जाए, जब दर्पण को 2 थीटा पर घुमा दिया जाए। अब बताओ बेटा, 2 थीटा पर आ रहा है, 2 थीटा पर घुमा रहा है, 2 थीटा प्लस 2 थीटा कितने थीटा? 4 थीटा। कर दोगे? ये वाला क्वेश्चन जो किसी जमाने की थ्योरेटिकल एग्जामों में आया करता था, किसी समय पे क्वेश्चन आता था, यदि आपतित किरण को थीटा पर रखते हुए दर्पण को थीटा कोण पर घुमा देंगे तो परावर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण कितना होगा? 2 थीटा। लेकिन वर्तमान की जो 2019 जनवरी की जो भर्तियां थी रेलवे जेईएन, उसमें क्वेश्चन आया था आपतित किरण 2 थीटा पर हो तो परावर्तित किरण द्वारा बनने वाला कोण कितना होगा जब दर्पण को 2 थीटा पर घुमा दिया जाए? तो 2 + 2 4 थीटा। यानी इसी कंसेप्ट को इधर अप्लाई कर दिया। अगला देखो, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग तो पढ़ते हो नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन आता है बेटा, फेवरेट क्वेश्चन है यहां का, यदि, ध्यान से समझना, यदि आपतित किरण, जो अभी मैंने पहला ये लिखा था समतल दर्पण में थीटा कोण पे घुमाना करना, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। यदि आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण यदि आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण कितना रखोगे बेटा? 45 डिग्री है, तो परावर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण कितना होगा? कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 30 डिग्री। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए, तो कितना है बेटा? 45। जाएगी भी कितने पे? 45। तो आपतित किरण के द्वारा 45 बन रहा है, तो परावर्तित के द्वारा भी कितना बनेगा? 45। क्लियर कर दोगे? लेकिन अब क्वेश्चन होगा चेंज, और वही भर्ती कौन सी बेटा? रेलवे जेईएन, जो अभी ये हुई थी। क्वेश्चन सुन लो अब, यदि आपतित किरण द्वारा बनने वाला कोण 45 डिग्री है, तो दर्पण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण कितना होगा? ये लो भाई, ये हो गई, ये सतह बना दी, इस सतह को नाम क्या दे दिया? दर्पण। ये क्या है? अभिलंब। ये कितने पर आ रही है? 45 डिग्री पर। तो कह रहा है कि दर्पण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण कितना होगा? बेटा अभिलंब, अभिलंब, और अभिलंब तो हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ध्यान रखना, यहां पर 45 डिग्री मत कर देना। क्लियर दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन सुनो यहीं पर ही, यदि आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण 30 डिग्री है, या लैंग्वेज और थोड़ा चेंज करें, यदि कोई प्रकाश किरण 45 या 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो दर्पण व आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? 2 आंसर भाई फटाफट। तो दर्पण व
आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कितना होगा। यदि कोई प्रकाश किरण 30 डिग्री के कोण पे आपतित हो रही है तो दर्पण व आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कितना होगा। ए ऑप्शन 30 डिग्री, बी ऑप्शन 60 डिग्री, सी ऑप्शन 90 डिग्री और डी ऑप्शन 45 डिग्री। जिन जिन का आंसर ए है यानी कितना 30 डिग्री, उन सभी बच्चों का आंसर गलत है। सभी मुर्गे बन जाओ। आंसर 30 डिग्री नहीं आएगा। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कितने पर आ रही है 30 डिग्री पर। क्लियर। कितने पर जाएगी 30 पर, लेकिन जाना नहीं पूछ रहा। ये कह रहा है तो दर्पण व आपतित किरण, तो ये क्या है दर्पण। ये जब पूरा कोण 90 डिग्री है, पूरा कितना है 90, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचा 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया 60 डिग्री। दर्पण व आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, कितना होगा बेटा 60 डिग्री। कर दोगे। तो इस प्रकार के आजकल न्यूमेरिकल आने लग गए हैं जिनको आपको थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों। एक भाई आप सभी बच्चे ध्यान रखें, यदि कोई टॉपिक यहाँ पर थोड़ा स्पीडली पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा कम लिखाया जा रहा है, तो उसकी आपको PDF फाइल नीचे मैं लिंक में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उस पर मिल जाएगी। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो वो भाई रेगुलर टेस्ट सीरीज वगैरह भी चालू है। इसके साथ ही मैंने अभी जो रेलवे की भर्तियाँ हुई हैं, देखो हमारी जो कोचिंग संस्था है वो स्पेशली फेमस है रेलवे भर्ती के लिए दोस्तों। रेलवे का रामबाण हमारे पास इतना ज़बरदस्त है आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हाल ही में जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती हुई थी, जिसकी कोटि सूची संख्या 01/2018 असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती, इस लोको पायलट भर्ती में हम टोटल 118 सिलेक्शन दे चुके हैं दोस्तों। 92 बच्चों को हमने हमारे यहाँ पर कोचिंग में सम्मानित करवाया है एक साथ। 92 बच्चों को एक साथ विद प्रूफ। हमारे यहाँ पे अलवर के जो MLA हैं माननीय श्री टीकाराम जूली जी, या अपने प्रेजेंट के श्रम विभाग के जो मंत्री हैं टीकाराम जूली जी, टीकाराम जूली जी के हाथ से हमने इन बच्चों को सम्मानित करवाया है। इनमें 92 बच्चों को तो हमने विद एविडेंस यहाँ पर सम्मान समारोह के अंदर फोटो खिंचवाई हुई है। टोटल 118 बच्चे सेलेक्टेड हुए थे। कुछ बच्चे आ नहीं पाए थे क्योंकि कुछ ने ज्वाइनिंग हो गई थी, कुछ की ट्रेनिंग चल रही थी, इसी कारण ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। क्लियर। तो आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। रेलवे की जो बुकलेट्स हैं, रेलवे की क्या बुकलेट्स, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सर ये रेलवे बुकलेट क्या है? तो रेलवे बुकलेट वो है बेटा जिनमें 2018, 2019 और 2020 में कोई भर्ती नहीं हुई। 2018 और 2019 की जो भर्ती हुई है रेलवे की जितनी भी, उन सभी के सब्जेक्ट वाइज आपको छोटी छोटी किताबें जैसे 50 पन्नों की, 60 पन्नों की, इस तरह की किताबें मिल जाएगी। ठीक है। PDF फाइल आप वहां से ले सकते हो विद आंसर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर। तो भाई आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा और आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हो। क्लियर दोस्तों। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं जिनमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। किस तरह के आते हैं? यदि आपसे पूछे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना। यदि आपसे पूछे कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर लगाए जाएं, क्लियर, कोणों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर लगा दिए जाएं तो बनने वाला यंत्र कौन सा होता है? क्लियर। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर लगेंगे तो बनने वाला जो यंत्र होता है उस यंत्र को कहते हैं क्लेडोस्कोप। क्या कहते हैं? क्लेडोस्कोप, यानी बहुदर्शी।
ये लो भाई, ये मैंने एक कोण इधर लगाया बेटा, एक दर्पण इधर लगाया, ये कितने डिग्री पर 45, एक दर्पण इधर लगाया कितने डिग्री पर 45 डिग्री पर, तो दो दर्पण लगा दिए, एक 45 का इधर रहा और एक 45 का इधर रहा। क्लियर। और यहां पर कोई मनुष्य आंख है, इससे इस वस्तु को देखता है। ये मैंने बना दी जमीन, भारत की माता, भारत माता। ठीक है भाई, ये जमीन हो गई। तो देखो बेटा क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन आता है यदि दो समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर, यदि दो समतल एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर लगा दिए जाए तो उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो आप सीधा आंसर दे दोगे, उस यंत्र को क्या कहते हैं? परिदर्शी, यानी पेरिस्कोप। क्लियर भाई। तो उस यंत्र को परिदर्शी या पेरिस्कोप के नाम से जाना जाता है। भाई क्या काम में आता है? तो इस यंत्र का प्रयोग, इस यंत्र का प्रयोग सैनिक बंकर में बैठकर, जमीन के अंदर खुदा हुआ एक गड्ढा, बंकर में बैठकर दुश्मन की गतिविधियों को देखने में करते हैं। दुश्मन की गतिविधियों को देखने में लेते हैं या करते हैं। ठीक है। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45, एक समतल दर्पण ये, एक समतल दर्पण ये 45 पे, ये 45 पे, यदि इस तरह का कोई यंत्र बना दिया जाएगा तो इस यंत्र को कहा जाएगा दोस्तों पेरिस्कोप। क्या कहा जाएगा? पेरिस्कोप। और इसी पेरिस्कोप नामक यंत्र को हिंदी में कहते हैं परिदर्शी। और सैनिक यहां पर बैठा हुआ है बंकर के अंदर, जमीन में कोई गड्ढा खोद देते हैं और उसमें से देख रहा है। अब क्या होगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे सपोज करो यहां पर कोई दुश्मन है और ये दुश्मन खा रहा है गोलगप्पे। ठीक है। होता क्या है बेटा, जैसे बॉर्डर होता है, बॉर्डर के पास में जमीन में एक गड्ढा खोद लेते हैं जिसमें से बैठकर बंदूक चलाई जाती है। अब सपोज करो कि सामने पाकिस्तान है और अपन हिंदुस्तान में है, बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है। यदि कोई व्यक्ति वहां से अचानक गोलियां चलती बंद हो जाती है तो क्या करेगा? गर्दन निकालेगा फौजी और देखेगा क्या? नहीं। अगर फौजी ने गर्दन निकाली तो गोली चलेगी गर्दन पे और फौजी मर जाएगा। फौजी कभी भी ऐसा नहीं करता। वो बंकर में से इस पेरिस्कोप नामक यंत्र के द्वारा दुश्मन जो है उस दुश्मन की गतिविधि को देख लेता है बिना गर्दन निकाले। क्लियर। तो बंकर में से इस यंत्र को इस तरह से ऊपर किया, इधर देखा, इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण पर बनता है। जैसे ही प्रतिबिंब यहां बना, ये परावर्तित हुआ, इसको यहां पर देगा और यहां से कहां दिखाई देगा? आंख पर दिखाई देगा। अर्थात बाहर की गतिविधि बंकर के अंदर से ही देखी जा सकती है। क्लियर। इसी यंत्र को बोलते हैं पेरिस्कोप। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आता है यदि तीन समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रख दिए जाएं, कितने? 60 डिग्री के कोण पर रख दिए जाएं, तो उस यंत्र को बोलेंगे क्लेडोस्कोप। क्या बोलते हैं? क्लेडोस्कोप। और इसी क्लेडोस्कोप नामक यंत्र को कहते हैं बहुदर्शी। ये कैसा यंत्र है भाई? तो देखो दोस्तों, यहां पर इस तरह के कागज की नली बनाते हैं, उस नली के अंदर तीन समतल दर्पणों को इस तरह से सेट करते हैं। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तीन दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर रखे, फेविकोल के द्वारा चिपका दो। इनके बीच में चमकीली पन्नियों को रख दिया जाता है। चमकीली पन्नियां वो पन्नियां होती हैं जो शादी के दौरान तोरण मारते हैं ना दूल्हा, जब काम में ली जाती है। तो जैसे ही
अब इन चमकीली पन्नियों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में देखा जाता है आंखों के द्वारा। आंख से जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में देखेंगे तो ये पन्नियां जो है वो बहुत सारी दिखाई देने लग जाती हैं, अर्थात चमकीली बहुत सारी पन्नियां दिखाई देती हैं। इसी कारण इस यंत्र को बोलते हैं बहुदर्शी। क्लियर? इस यंत्र का प्रयोग बच्चों को यानी किड्स को खिलाने में करते हैं, इसी कारण इस यंत्र को बोलते हैं क्लेडोस्कोप। क्लियर दोस्तों? तो क्लेडोस्कोप या बहुदर्शी। क्लियर? आगे देखते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या बनते हैं? वो क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं दोस्तों, उनमें सीधे क्वेश्चन आता है कि यदि, क्वेश्चन आता है कि यदि मुझे दो समतल दर्पण दे दिए। अभी तो क्या हो रहा है बेटा, दर्पण दे दिए, दर्पण के बीच का कोण दे दिया, कह दिया दो दर्पण हैं 45 डिग्री के कोण पर लग रहे हैं। दो दर्पण हैं, कितने डिग्री के कोण पे हैं? 45 डिग्री के कोण पे हैं। नाम बताओ। पेरिस्कोप, परिदर्शी। तीन समतल दर्पण हैं, कितने डिग्री पर लगा दिए? 60 पे। नाम बताओ क्या? क्लेडोस्कोप। अब क्वेश्चन आएगा तीसरा कि दो दर्पण हैं, तीन दर्पण हैं, 5 दर्पण हैं और लग रहा है 30 डिग्री के कोण पर, तो प्रतिबिंब बताओ कितने बनेंगे? वो वस्तु जो है वो कितनी दिखाई देगी, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, किस तरह से दिखाई देते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर दोस्तों? तो अब अपन को देखना है प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना कैसे ज्ञात होती है? प्रतिबिंबों की संख्या। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यदि दर्पणों की संख्या सम है, दर्पणों की संख्या क्या है? सम, तो क्या करेंगे? यदि दर्पणों की संख्या विषम है तो क्या करेंगे? जैसे दर्पणों की संख्या है, 2 दर्पण हुए, 4 हुए, 6 हुए, 8 हुए, 10 हुए, इस तरह के। यदि दर्पणों की संख्या हुई विषम, 1 दर्पण, 3 दर्पण, 5, 7, 9, इस तरह के दर्पण हैं, तो सूत्र आता है प्रतिबिंब निकालने का। प्रतिबिंब यानी इमेज बनाने का जो सूत्र होता है वो होता है 360/θ - 1, और विषम के लिए आता है 360/θ, यानी इमेज निकालने का सूत्र आता है 360/θ। क्लियर? तो आपको याद रखना है, सम संख्या आ गई तो क्या करोगे और विषम संख्या आ गई तो क्या करेंगे। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है। यदि दो समतल दर्पण, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री, 60 कर लो बेटा, 60 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं, तो उनके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो उनके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? जब दर्पणों की, जब इनके बीच एक मोमबत्ती रखी गई हो, इनके बीच एक मोमबत्ती रख दी, इनके बीच क्या रख दी बेटा? एक मोमबत्ती रख दी, और वो मोमबत्ती कितने दर्पणों के बीच में है? 2 दर्पणों के बीच। कितने डिग्री पर रखे हैं? 60 डिग्री। तो प्रतिबिंब पूछ रहा है, दर्पणों की संख्या सम या विषम? सम। तो सम के लिए सूत्र क्या आता है बेटा? 360/θ - 1। यहां पर सर थीटा क्या है? थीटा है बेटा 2 दर्पणों के बीच बनने वाला कोण। 2 दर्पणों के बीच बनने वाला कोण
दो दर्पणों के बीच कितना कोण बन रहा है भाई? 60 डिग्री। -1, 6 छंगा 36, 6 - 1 कितना होता है? 5। कितने प्रतिबिंब बनेंगे भाई? 5 प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा, इस प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दर्पणों की संख्या क्या है, सम या विषम। सम। कोण कितना है? इतना है। सम है तो 360/θ - 1, विषम है तो 360/θ। कोण आपको दिख रहा है। क्लियर? सीधा मान रखो, प्रतिबिंब की संख्या निकल के आ जाएगी। क्लियर? धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे इस चैनल को देखा और मैं चाहता हूं कि आगे भी आप लोग जुड़े रहें, इसीलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।